हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1079 मीडियम मार्क्ड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन। इवन इफ़ यू स्टार्ट टुडे राइट नाउ, है ना, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल बी बेटर देन व्हाट यू आर टुडे। डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है, तुम कभी भी स्टार्ट करो, अभी के अभी भी स्टार्ट करोगे ना, तो आज से कुछ महीनों के बाद तुम एटलीस्ट आज से तो बेटर पक्का होगे। सो नेवर वेट फॉर द राइट टाइम, इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट राइट नाउ। ओके। लेटर टाइल पॉसिबिलिटीज, यू हैव n tiles where each tile has one letter. Tiles I printed in it. Return the number of possible non-empty sequences of letters you can make using the letters printed on the tiles. जैसे यहाँ पर दे रखा है tiles इज इक्वल टू AAB है, तो देख बता रखा है कि ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी है। देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं हर टाइल में ये A है, ये A है, ये B है, तो कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस निकल सकते हैं। देखो पहला तो A निकल सकता है, ये वाला A है ना। उसके बाद दूसरा वाला ए को अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो दोनों डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। तो ए के बाद सिर्फ बी भी हो सकता है। फिर देखो उसके बाद क्या हो सकता है, ये वाला ए और ये वाला बी, ए बी। फिर ये वाला ए और ये वाला बी लिखोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना, ये देखो, तो डुप्लीकेट नहीं लिखना है हमें, है ना। फिर इसको इस ए बी को परम्यूट भी कर सकते हो, है ना। परम्यूटेशन करोगे तो बी ए आ जाएगा। प्रॉब्लम में क्लियरली यहाँ मेंशन नहीं है, बस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोल देना चाहिए था कि परम्यूटेशन भी काम मतलब आंसर में आ सकता है। तो देखो ए बी का आंसर यहाँ बी ए भी है ना, मतलब परम्यूटेशन विल ऑल्सो वर्क। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, जैसे ए बी हो सकता है, ठीक है। फिर ए बी ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है, और हो सकता है ए भी हो सकता है ना। ए को हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, हमारा ए भी हो सकता है, लेकिन ए का परम्यूटेशन करोगे तो वापस से ए ही आ जाएगा, इसलिए डुप्लीकेट नहीं लिखना है हमें। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए हमारा आंसर देखो 8 है। तो देखा जाए तो ये एग्जैक्टली सबसेट जैसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी सबसेट्स पढ़ा रखा है एंड आई थिंक बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे उसमें। तो सबसेट अगर आपने बना रखा तो ये प्रॉब्लम उस जैसा ही है, क्योंकि देखो आप सबसेट भी निकाल रहे हो, ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का आप सबसेट ही तो निकाल रहे हो। देखो ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, ए बी निकाल दिया, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि भाई परम्यूटेशन भी आपको लिखना है। तो देखो बी ए भी है यहाँ पर, है ना। ये देखो ए बी ए है, बी ए है, तो ये परम्यूटेशन भी है, तो सबसेट है प्लस उनका परम्यूटेशंस भी आपको निकालना है। ओके, तो याद करो इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस निकालना होता था, तो हमेशा कौन आता था, बैक ट्रैकिंग, है ना, हमारे पिक्चर में। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम हम लोग बैक ट्रैकिंग का ख़ानदानी टेम्पलेट लगाएंगे हमेशा की तरह, ख़ानदानी तरीका। ओके, और क्या था भाई उसका टेम्पलेट, क्या था, डू समथिंग, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, जो आंसर आया स्टोर कर लो, फिर वापस से अंडू कर लो। यही तो करते थे बैक ट्रैक में, तो यहाँ पर ही वही करेंगे, बट हमेशा की तरह हम ऐसे शॉर्टकट नहीं मारेंगे। डिटेल में हर वीडियो में डिटेल में बताता हूँ, तो यहाँ पर ही बताऊँगा, है ना। प्रॉपरली ट्री डायग्राम से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंटर आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अभी मेरा ये तो मेरा आपका इनपुट स्ट्रिंग है ना, ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है। आपका जो आउटपुट है मान के चलते हैं वो एम्प्टी है, अभी ये आपका आउटपुट स्ट्रिंग है, एम्प्टी है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, ये जो ए है इसको आप चाहे तो इसमें ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर आपने इसको ले लिया तो देखो क्या होगा, ए बी सी, और यहाँ पर ए आ जाएगा इसमें, देखो, है ना। तो ए भी याद करो मेरा एक आंसर था, है ना, तो इसको हम स्टोर करते चलेंगे अपने रिजल्ट में। तो देखो अपने रिजल्ट में मैंने ए को स्टोर कर लिया। ओके, उसके बाद जितना रिजल्ट में आया उसका साइज़ ही हमें भेजना है, क्योंकि याद करो हमें काउंट भेजना था, ना कि लिस्ट भेजना है रिजल्ट का। तो हमें काउंट बस साइज़ भेज देंगे कि हमारे रिजल्ट में कितने सीक्वेंसेस निकल कर आए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने इस ए को नहीं लिया होता तो हो सकता आप इस बी को लेते, है ना। तो फिर देखो ए बी सी था, आपने इस बी को मान लेते हैं ले लिया, तो आई पॉइंटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर,
अगर आपने बी को लिया तो देखो आपका रिजल्ट ये आ रहा है ना। अब मान के चलते हैं आप आगे बढ़ते हो, इस ब्रांच को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने बी को तो ले लिया है, ठीक है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। तो सी को आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर मान लेते हैं आपने सी को ले लिया, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर बी सी आ गया रिजल्ट में, और आपका आई देखो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। अब आपका आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, देखो तो ये बी सी जो निकल कर आया है, चलो ये आंसर तो है, बट आप एक बात बताओ, अगर आप इस तरह से अगर आप ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको कभी भी बी सी ए मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर बी सी तो निकाल दिया, अब आई आगे जा रहा है तो ए, मतलब ए तो यहाँ पीछे है ना, तो बी सी ए कभी आपको मिल ही नहीं पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा? क्योंकि अगर बी सी ए लेने के लिए अगर आप बी पर आए, उसके बाद फिर आपने सी लिया, यहाँ से मतलब बी से बी को लिया आपने, ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने सी को लिया, फिर आगे बढ़े तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। मतलब आई को आगे ही नहीं बढ़ाना है, आई को वापस से बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहिए था आपको, ताकि अगर आप बी सी ले लो तो उसके बाद वापस से आप ए भी ले सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गलती क्या की, देखा ट्री डायग्राम से ही गलती मिली, तब हमने इसको फिक्स किया कि भाई हमें आई को वापस से स्टार्ट करना चाहिए था फॉर लूप में। तो देखो फिर से कर रहा हूँ मैं, आई यहाँ पर था, ठीक है, अगर मैंने इसको लिया ए को तो मेरा ए ये हो जाएगा, और देखो आई वापस से यहाँ ए से ही स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, मान लेते हैं आपने यहाँ पर आई ना ले ए ना लेके बी लिया होता तो आई यहाँ पर आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बी होता है यहाँ पर, ठीक है। और आई को देखो वापस से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इस ए को लो या ना लो। अगर आपने इस ए को ले लिया तो देखो ध्यान से, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर देखो बी ए आ जाएगा इस बार, है ना, ठीक है। फिर से आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस ए को लूँ या ना लूँ। क्या मैं इस ए को ले सकता हूँ? नहीं, ले तो नहीं सकता, याद करो, क्योंकि हमने इस ए को यूज़ कर रखा है ऑलरेडी। क्या इस बी को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस इंडेक्स वाले बी को यूज़ कर रखा है ऑलरेडी। क्या मैं सी को ले सकता हूँ? तो हाँ, सी को ले सकता हूँ। तो सी पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं लूँ और एक्सप्लोर करूँ या फिर ना लूँ, है ना। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, बी ए सी मेरा रिजल्ट में आ जाएगा, है ना। ये मेरा इनपुट था ए बी सी, है ना। फिर आई यहाँ पर स्टार्ट किया मैंने, वापस से आई को यहाँ से स्टार्ट किया। देखो, क्या मैं ए को ले सकता हूँ? नहीं, इंडेक्स नंबर 0 वाले ए को आपने ले रखा है, ये रहा। क्या मैं बी को ले सकता हूँ? नहीं, इसको भी नहीं ले सकते। क्या मैं इंडेक्स नंबर 2 पे ले सकता हूँ सी को? नहीं ले सकता हूँ, वो भी यूज़ है। अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो मेरा रिजल्ट देखो बी ए सी भी स्टोर हो चुका होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ रियलाइजेशन हमें हो गई कि हमेशा सबसे पहली बात तो कि भाई आपको फॉर लूप तो ट्राई करना, लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने एक बार आई यहाँ पर लिया, अगर आपको ये नहीं लेना है, ठीक है, तो फिर आई आपका यहाँ पर आएगा कि हो सकता है आप इसको लो। फिर जब आप एक्सप्लोर करोगे तो वापस से आई को देखो इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो फॉर लूप हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि आई से वापस से स्टार्ट करने पर देखो ये ए तो मिल गया, ए अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, बट बी देखो बी यूज था ऑलरेडी, है ना। तो यूज्ड कैरेक्टर दोबारा मिल सकते हैं हमें, और प्रॉब्लम में के हिसाब से हमें यूज्ड कैरेक्टर बार बार नहीं यूज़ करना है ना। तो एक काम करेंगे, एक बूलियन वो ले लेंगे यूज्ड, जिसमें फॉल्स रहेगा हर कैरेक्टर इंडेक्स के लिए, ये एक इंडेक्स यूज है नहीं, जो भी इंडेक्स यूज होगा उसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक चेक लगा दूंगा कि इफ़ यूज्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू हुआ, मतलब इस इंडेक्स वाला कैरेक्टर यूज़ हो रखा है, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, बोलूँगा कि नेक्स्ट इंडेक्स में चले जाओ, ठीक है। और अगर यूज्ड नहीं है तो वही बैक ट्रैकिंग का खानदानी टेम्पलेट कि ठीक है भाई इसको यूज़ कर लो, यूज्ड आई इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर लो। पहला स्टेप क्या है, डू, है ना। और अपना जो रिज़ल्ट है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उसमें ये वाले कैरेक्टर को डाल दो, है ना। इस कैरेक्टर को डालोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका स्ट्रिंग था एस डॉट, नहीं एस ऑफ आई, ठीक है। और ये आपने डू कर दिया, उसके बाद एक्सप्लोर कर लो, वापस से सॉल्व फंक्शन या रिकर्शन फंक्शन जो भी आपने लिखा है उसको कॉल कर लो, वहाँ पर आपने एस को भेज दो, रिजल्ट को भेज दो, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। उसके बाद वापस से अनडू कर दो। ये आपका एक्सप्लोर वाला पार्ट था, वापस से अब अनडू कर दो,
यूज्ड ऑफ आई को फॉल्स मार्क कर दो, और रिजल्ट डॉट पुश बैक किया था ना, तो पॉप बैक कर दो, पॉप बैक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और ये तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग था ना मेरा, ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग था जो जिस जिस डेटा स्ट्रक्चर में आप सारे रिजल्ट्स को स्टोर करोगे, स्ट्रिंग को स्टोर करोगे, उसका नाम क्या ले ले, आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इसी में आप सारे रिजल्ट स्ट्रिंग को स्टोर करते जाओगे। मान लेते हैं ABC स्टोर किया आपने, A स्टोर किया, B स्टोर किया, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक्चुअली में मेरे सॉल्व फंक्शन के अंदर होगा, जिसमें मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, मेरा करंट रिजल्टेंट स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंश्योर करूँगा कि हर बार आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक रिजल्टेंट स्ट्रिंग में मेरा जो भी है, इसको मैं अपने आंसर में डाल दूंगा। अगर आपने मेरी सबसेट वाली वीडियो देखी है तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है, तो प्रॉब्लम बहुत आसान था। नॉर्मल सा ट्री डायग्राम बनाया, वहाँ से फॉर लूप डिसाइड किया कि फॉर लूप कैसे स्टार्ट होना चाहिए आइडियली मेरा, है ना? देखो, इस जनरली ट्रिकी पार्ट यही होता है कि फॉर लूप लिखना है कि नहीं लिखना है, और अगर लिखना है तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, और आई जीरो से क्यों स्टार्ट होगा, वो भी हमने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया था इस ट्री डायग्राम से। तो अल्टीमेटली ना रिकर्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ट्री डायग्राम इज़ द की। अगर आपने ट्री डायग्राम सही से बना लिया तो आपको फिर आपका 80% जॉब डन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर हमारा इनपुट ऐसा होता तो A होता तो, जो लीड कोड का पहला एग्जाम्पल है, तो इस केस में देखो होता क्या, आई यहाँ पर है, मान लेते हैं आपने इस A को ले लिया। ठीक है, AB, आपने इस A को ले लिया, तो आपका देखो करंट स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऐसा है, इसमें A आ गया। ठीक है, और इसके बाद मान लेते हैं अपन यहाँ पर अपने आई पॉइंटर फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, इस इंडेक्स 0 को आपने ले रखा है, याद है? तो इसको आप नहीं लोगे दोबारा, है ना? इंडेक्स 1 पर आओगे, मान के चलते हैं आपने इसको ले लिया, लिया नहीं और ले लिया, दोनों ट्राई कर रहे हो। मान लेते हैं आपने इसको भी ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, AB। फिर आई यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, इसको भी आपने ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, फिर यहाँ B आया, तो B को अगर आप मान लेते हैं आपने यूज़ कर लिया, तो देखो तो क्या आएगा, AB था, और आपका देखो आउटपुट भी AB आ गया यहाँ पर, है ना? देखो यहाँ पर B आपने लिया तो AB बन गया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। बट अब देखो, मान के चलते हैं आपने इस A को यहाँ नहीं लिया होता, ठीक है, तो इस पाथ पे आप आते, है ना? आप आई यहाँ पर इसको ले लेते। ठीक है, ये आपका इनपुट था, और आपका रिजल्ट में यहाँ A आ गया, और ये A कौन सा A है, ये बीच वाला A है, क्योंकि आपने इसको लिया है। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो, वापस आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 0 1 2, 0 वाले को अभी तक आपने नहीं लिया है, मान लेते हैं आपने ले लिया इस बार। ठीक है, तो AB था, यहाँ पर आपको वापस से AA आ जाएगा, और ये A कौन सा A है, इंडेक्स नंबर 1 वाला A है। ठीक है, इसके बाद आई वापस से यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको आप नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको ले सकते हो, है ना? क्योंकि ये दोनों इंडेक्स वाला कैरेक्टर यूज़ हो रखा था। इस B पर भी आपके पास दो ऑप्शन, ले गए या नहीं ले गए। अगर मान लेते ले लिया आपने, तो वापस से AAB बन गया, ये AAB था। अब आई यहाँ पर आया, आई यहाँ पर आया, आई यहाँ पर आया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि सारे यूज़ हो रखे हैं, है ना? सारे कैरेक्टर यूज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो AAB जो है, ये तो एक डुप्लीकेट हो गया हमारे रिजल्ट। तो हम आप क्या करोगे, आंसर डॉट पुश बैक, आप तो ब्लाइंडली ऐड करते जा रहे थे इसमें रिजल्ट को, तो डुप्लीकेट भी ऐड हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा आंसर था ना, उसको हम वेक्टर ना लेके अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं। अनऑर्डर्ड सेट ले लो, और उसमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग को डालते चले जाओ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अनऑर्डर्ड सेट से क्या होगा कि डुप्लीकेट एलिमेंट सिर्फ एक बार ही ऐड होंगे, और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, जो भी हमारे आंसर में जितने भी मेरे सीक्वेंसेस ऐड हुए उसका लेंथ ऐड करना है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब याद करो, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोड है यहाँ पर, इसमें याद करो, जैसे ही हम लोग घुसते थे अपने कोड में, वैसे ही जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग बन रखा है उसको मैं ऐड कर देता था, है ना? तो जब आप पहली बार इस सॉल्व फंक्शन को कॉल करोगे तो एस इनपुट भेजोगे, है ना? एस नहीं, जो भी इसका नाम है, टाइल्स नाम था इसका, इस स्ट्रिंग का, और आपका करंट स्ट्रिंग ये है, ये एम्प्टी होगा। याद करो, हमारे ट्री डायग्राम में ये एम्प्टी रहता था स्टार्टिंग में, तो आपने एक इंटी स्ट्रिंग भेज दिया। तो जैसे ही आप सॉल्व फंक्शन में घुसे, देखो आपने इंटी स्ट्रिंग को भी एक बार डाल दिया होगा यहाँ पर,
बट प्रॉब्लम के हिसाब से एम्प्टी स्ट्रिंग को कंसिडर करने नहीं बोला है। यहाँ पर देखो, इसमें एम्प्टी सबस्ट्रिंग या सबसेट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे रिजल्ट में, लेकिन हमारे आंसर वाले जो अनऑर्डर्ड सेट है उसमें एम्प्टी वाला भी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए यहाँ पर -1 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल था देखा जाए तो आज का प्रॉब्लम। नॉर्मल बैक ट्रैकिंग जिसको आता है, जिन लोगों ने मेरा रिकर्शन या बैक ट्रैकिंग का प्लेलिस्ट दे रखा है, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, है ना। बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व भी कर रखा है। आई थिंक मोर देन 70% इसका एक्सेप्टेंस रेट है इस प्रॉब्लम का। टाइम कम्प्लीटली देखते हैं। अगर आप ध्यान दो, आप हर एक, मान लेते हैं स्ट्रिंग, आपका जो स्ट्रिंग बना रहे हो आप, 1 2 3 4, मान लेते हैं इसका लेंथ n है ना। तो जो टाइल्स है आपका, उसका लेंथ n है। अब n कैरेक्टर में से सारे n कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रखने की, है ना। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर रखने की पॉसिबिलिटी, n कैरेक्टर रखने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर एक कैरेक्टर आपने यहाँ रख दिया तो यहाँ पर n-1 कैरेक्टर रखने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एन सो ऑन, दैट इज O ऑफ n फैक्टोरियल, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n फैक्टोरियल हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, जितना सीक्वेंसेस हमें स्टोर करना पड़ा अपने अनऑर्डर्ड सेट में। तो टोटल कितने सीक्वेंसेस स्टोर करने पड़े थे, n फैक्टोरियल सीक्वेंसेस स्टोर करने पड़े थे। ठीक है, और याद करो हर सीक्वेंसेस का लेंथ कितना था, n था। ठीक है, हर सीक्वेंसेस का लेंथ n था और टोटल कितने सीक्वेंसेस थे, n फैक्टोरियल थे। तो टोटल इतना साइज लग रहा है ओवरऑल मेरा। प्लस रिकर्शन का स्टैक भी यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप रिकर्शन हिट मार रहे हो। तो रिकर्शन का ट्री का डेप्थ कितना होगा, जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का, तो O ऑफ n होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल, है ना। तो ये दोनों का एडिशन होगा ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पर ये क्या है, जो हमने स्पेस लिया है, स्पेस वी टुक, है ना। और ये क्या है, सिस्टम का स्टैक का स्पेस है, सिस्टम स्टैक ड्यू टू रिकर्शन। जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद एक और अप्रोच पर आएंगे, देखते हैं। तो चलो पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लेंथ निकाल लेता हूँ, इंट n एक वेरिएबल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू टाइल्स डॉट लेंथ। ओके, और मैंने बोला था वेक्टर ऑफ बूलियन यूज नाम का एक अरे रखते हैं, उसका ना साइज n होगा, फॉल्स होगा यहाँ पर। ठीक है, और अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें मैं सारे सीक्वेंसेस को स्टोर करूँगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या दे दो, st दे देता हूँ, या तो फिर आंसर दे देता हूँ, या तो कुछ भी दे दो, जो भी आपका मन है, मैं रिजल्ट दे देता हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग बन रहा होगा उसका नाम मैं करंट दे देता हूँ, करंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम लिखा करो हमेशा। सॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें मैं टाइल्स भेज देता हूँ, यूज्ड भेज देता हूँ, रिजल्ट भेज देता हूँ, और जो मेरा करंट स्ट्रिंग है ये भेज देता हूँ। लास्ट में रिटर्न क्या करना होता था, जितने भी मेरे पास सीक्वेंसेस आए हैं उसका डॉट लेंथ, लेकिन -1 क्यों कर रहे हैं, एक्सक्लूड द एम्प्टी सीक्वेंस, है ना। एम्प्टी सब स्ट्रिंग को हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो वॉइड सॉल्व स्ट्रिंग एंड टाइल्स, और क्या है, वेक्टर ऑफ बूलियन एंड यूज्ड, और क्या है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट स्ट्रिंग एंड कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो सबसे पहले रिजल्ट डॉट इंसर्ट कर देते हैं करंट मेरा जो भी स्ट्रिंग बन रखा है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 0, यही समझना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ट्री डायग्राम मैंने बनाया था, है ना। इफ़ यूज्ड ऑफ i, अगर ऑलरेडी यूज्ड है तब तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, और अगर यूज़ नहीं है तो चलो यूज़ कर लेते हैं, यूज़ ऑफ i को ट्रू मार्क करो, और मेरा करंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में करंट करेक्टर को डाल दो, ith इंडेक्स वाले करेक्टर को डाल दिया। एक्सप्लोर कर दो टाइल्स यूज्ड रिजल्ट एंड करंट, और वापस से अंडू कर दो, यूज्ड ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स मार्क कर दो, करंट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दो। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद एक और अप्रोच पर आएंगे, पहले इसको सबमिट करके देख लेते हैं। वॉइड की स्पेलिंग गलत है,
लेट्स सी। क्या गलती कर रहे हैं, रिजल्ट डॉट अनऑर्डर्ड सेट है ना, नो मेंबर नेम्ड लेंथ, स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, रिजल्ट डॉट साइज होता, माय बैड। इंडीड आई थिंक वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, यस। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। तो देखो अप्रोच 2 पर जो है था काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है और सिमिलर अप्रोच है अप्रोच 1 के, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करो अप्रोच 1 को अगर आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे इंडेक्स की एक्चुअली में ज़रूरत है नहीं। मुझे बस काउंट पता चल जाए ना, हर कैरेक्टर कितनी बार आया है। जैसे मान लेते हैं ए जो है यहाँ पर 2 बार आया है, बी जो है यहाँ पर 1 बार आया है। जैसे मान लेते हैं मुझे काउंट पता चल गया, ए 2 बार आया है और बी 1 बार आया, तो मैंने क्या किया, इनका एक मैप बना लिया, या तो फिर एक वेक्टर अरे बना लेते हैं 26 साइज़ का, 0 1 2 एंड सो ऑन 25। यहाँ पर याद करो ये ए को रिप्रेजेंट करता था, ये बी को, ये सी को एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो ए 2 बार आया है, बी 1 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो आप इस वेक्टर को यूज़ करके भी आराम से अपना बैक ट्रैकिंग का सेम कोड लिख सकते हो। आप आओगे, इंडेक्स नंबर आई आपके लिए अब ये होगा, ठीक है। अगर आपने इसको यूज़ किया तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी घटा देना, इसकी फ्रीक्वेंसी आप 1 कर देना, ठीक है। मान लेते अगर आपने इसको यूज़ किया, इस इंडेक्स को, अगर मान लेते इस इंडेक्स को आपने यूज़ करने का सोचा, ठीक है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी घटा देना, वेक ऑफ 0 माइनस माइनस कर देना। मतलब ये आपने क्या किया, उसका एक कैरेक्टर यूज़ कर लिया है। और फिर एक्सप्लोर कर लेना, वापस से सॉल्व फंक्शन कॉल कर देना, और ये वाला इसका नाम मान लेते हैं वेक्टर लिख लेते हैं। स्ट्रिंग भेज देना, वेक्टर भेज देना, जो भी आपको भेजना है, स्ट्रिंग की भी दे देंगे, बस ये वेक्टर ही भेज दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और जब एक्सप्लोर हो जाएगा तो वापस से वेक ऑफ 0 को प्लस प्लस कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, ये एक सारे फॉर लूप के अंदर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर आई इज इक्वल टू, याद करो 0 से स्टार्ट होगा हर बार, 0th इंडेक्स से, आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर चेक डाल देना कि इफ़ वेक ऑफ आई इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब उसकी कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी ख़त्म हो चुकी है, तो कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर एक बार ए यूज़ हुआ तो हमारा इसका फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1, बी का फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर से आप इंडेक्स नंबर यहाँ ए से ही स्टार्ट करोगे, फिर आप चेक करोगे कि आप इसको ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। मान लेते हैं आपने इसको ले लिया, ठीक है। तो ए की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बी की फ्रिक्वेंसी 1 है एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 है, ये ए का है, ये बी का है एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको करना है। और याद करो जब भी आप सॉल्व फंक्शन पर आते थे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करते थे, यहाँ पर जो भी आपका वेक्टर होता था, अनऑर्डर्ड सेट होता था, उसमें आप रिजल्ट को डाल दिया करते थे, आंसर डॉट पुश बैक, या तो आंसर डॉट इंसर्ट, रिजल्ट को डाल दिया करते थे, जो भी आपका रिजल्टेंट स्ट्रिंग अभी जस्ट बनाया है आपने, ठीक है। बट आपको ये करने की ज़रूरत क्या है, आपको बस काउंट ही निकालना ना। तो यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल लिख लेना, रख लेना, टोटल काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर टोटल काउंट प्लस प्लस करते जाना, है ना। कि ये मैं किसकी जगह कर रहा हूँ, यहाँ पर याद करो मैं क्या करता था, आंसर डॉट इंसर्ट करता था जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग बनकर आया है, सीक्वेंस बनकर आया है ना, रिजल्ट, ठीक है। बट अब ये काम मैं कर तो रहा हूँ नहीं, है ना। तो मैं इस लाइन की जगह, इस लाइन से होता क्या था कि आंसर में एक इंसर्शन हो जाता था एक सीक्वेंस का, तो वो मुझे तो काउंट से मतलब है, तो मैं सिंपली यहाँ पर टोटल काउंट क्यों नहीं रख लिया, नॉर्मल एक टोटल काउंट वेरिएबल रख लेता, सिंपली एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर और वेक्टर वाला एरे में भेज दूंगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर डुप्लीकेट रिजल्ट आने का टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी से डील कर रहा हूँ। ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, मुझे अब और किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये ए पहले आया, ये ए पहले आया, मुझे थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। इस ए को पहले लिखोगे तो ए बी आ जाएगा, अगर इस ए को पहले लिखोगे तब भी ए बी ही आएगा, तो रिज़ल्ट यहाँ डुप्लीकेट आ रहा है। बट हमें इसकी टेंशन ही नहीं है, हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा ए क्या है, कौन सा ए पहले कौन सा ए बाद में है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है। अगर एक ए को मैंने यूज़ कर लिया है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 1 हो जाएगी क्योंकि एक ए यूज़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर ए यूज़ करना है तो देखो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ए बन जाएगा। फिर बी यूज़ करना होगा, 0 1, यहाँ ए और बी आ जाएगा। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं, हमें डुप्लीकेट आंसर की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। और एक और बढ़िया चीज़ क्या हो गया, याद करो हम वहाँ पर यूज्ड इंडेक्स एक वेरिएबल रखते थे ना कि वो इंडेक्स यूज़ हुआ कि नहीं, उसका भी हमें टेंशन नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है मतलब अब हमें उसको यूज़ नहीं करना है ना। जैसे मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, तो देखूंगा अच्छा फ्रीक्वेंसी 0 तो मैं इसको नहीं यूज़ करना है, ख़त्म हो गया ये। फिर आई यहाँ पर आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है मतलब अवेलेबल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच मुझे स्पेस में काफ़ी राहत दे रहा है ना, स्पेस बहुत कम लग रहा है मेरा। एक तो O(26) साइज़ का मैंने बस एक वेक्टर काउंट लिया है इसमें, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसका भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सेम कोड को ही मॉडिफाई करके नेक्स्ट अप्रोच पे आ जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो एक टोटल या तो काउंट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं थी, हमें सिंपल वेक्टर ऑफ इंट, एक वेक नाम का वेक्टर लेना था मुझे 26 साइज़ का, और उसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डालनी थी, कैर एंड CH इन टाइल्स वेक ऑफ CH माइनस, सारे कैपिटल लेटर हैं, A++, सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट कर दी। और अब मुझे इसमें और कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वेक्टर को भेज दोगे ना, क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर का अब आपको काउंट पता चल चुका है, तो अब आप वो भेज दो। और याद करो हर बार आप रिज़ल्ट में इंसर्ट करते थे, तो आप रिज़ल्ट में ये इंसर्ट ना करके नॉर्मल काउंट ++ कर दो, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट डॉट साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल काउंट भेज दो, काउंट -1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और ये फॉर लूप आपका i = 0 से लेकर i < 26 तक जाएगा, है ना, 26 तक जाएगा। और हमें यहाँ पर बस सिंपली ये चेक करना था कि अगर जो मेरा वेक्टर है उसका i = 0 हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है उसकी, तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो, काउंट ऑफ i माइनस, उसको एक्सप्लोर करो और वापस से अंडू कर दो, काउंट ऑफ i++, है ना। ये देखो ये स्टेप क्या है, आपका डू है, ये है एक्सप्लोर, ये है अंडू, ओके। और याद करो यहाँ पर आपका जो जितने पैरामीटर्स थे, ये पैरामीटर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक क्या चाहिए, एक वेक्टर ऑफ इंट चाहिए, वेक्टर ऑफ इंट एंड काउंटर, ये भेज दिया, काउंट नहीं जो भी नाम है, वेक नाम है इसका, है ना। इसमें भी ये सब हटा के बस वेक भेज दो, ओके। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी n फैक्टोरियल की तरफ जाएगा वर्स्ट केस में। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल ये जनरेट करने हैं ना, सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस, टोटल कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे, यहाँ पर वेक होगा, वेक ऑफ i-, वेक ऑफ i++, ठीक है। तो अभी भी n फैक्टोरियल ही तो है टोटल सीक्वेंसेस, तो इतनी बार तो काम करना ही पड़ेगा आपको, तो n फैक्टोरियल अभी भी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। और यहाँ पर n की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया है ना, कांस्टेंट स्पेस लिया है, वेक्टर का साइज़ देखो 26 है, ठीक है। बस आप रिकर्शन का O(n) स्पेस ले रहे हो, है ना, क्योंकि डेप्थ कितना है रिकर्शन का, जितना लेंथ होगा हमारे स्ट्रिंग का, है ना। सिस्टम का रिकर्शन जो डेप्थ है, रिकर्शन ट्री का जो डेप्थ बनेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम n जा सकता है, ओके। तो O(n) स्पेस होगा, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।